हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रुति और इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी हिस्ट्री की बुक में, तो इसको अच्छे से करना, ठीक है। क्लास 11th का है, हिस्ट्री है, ठीक है। अब इसमें अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हम बात करेंगे 18th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी की। इस टाइम पीरियड में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। अब किस कंट्री की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो हम बात करेंगे बच्चों ब्रिटेन की। ब्रिटेन मतलब क्या? इंग्लैंड की, ठीक है। ब्रिटेन की बात करेंगे। अब सबसे पहले देख लो ये ब्रिटेन है कहाँ पर। यहाँ पर देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में ये जो यूरोप है ना, इस यूरोप में यहाँ पर ये देख सकते हो, इसकी पोजीशन ध्यान से देख लो, समुद्र से घिरा हुआ है। आपको बताऊंगी समुद्र का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। ये देखिए, ये आप लोगों का है इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये ग्रीन वाला जो है ना, यही इंग्लैंड है, ठीक है। और ये आप लोगों का स्कॉटलैंड, ये हो गया वेल्स, ठीक है। इसलिए इसको यूनाइटेड किंगडम्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी, ये हो गया आप लोग का वेल्स। अब यहाँ पर देख लो कि ये आप लोगों का लंदन क्या है, कैपिटल है। इसके बारे में भी इंपॉर्टेंस देखेंगे हम लोग। और भी मैनचेस्टर हो गया, बर्मिंगम हो गए, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये सारी की सारी जगह है, ठीक है। इनको याद रखना। अब इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी नहीं, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखो। सबसे पहले बच्चों समझो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है। ऐसा कभी मत सोचना कि इंडस्ट्रीज तभी होगी जब फैक्ट्रीज होंगी, नहीं। फैक्ट्रीज का मतलब बच्चों, आप हमेशा फैक्ट्री इज इक्वल टू इंडस्ट्री नहीं होता। जब लोग घर पे बैठकर अपने घर से ही स्पिनिंग वीविंग करके, जो भी चीज़ें करके घर में चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, बहुत छोटे से स्केल पे हो रहा है ना, तभी भी इंडस्ट्रीज हैं, समझ लो। फैक्ट्री से रिलेट मत करो। लेकिन जब फैक्ट्रीज आएंगी ना, तब ये स्केल बहुत हाई हो जाएगा और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है। और यही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था ब्रिटेन में। कब टाइम पीरियड है इसका? 1780 से 1850 के बीच में, ठीक है। और इसी को फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्री और इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये डेफिनेशन याद कर लो, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था बच्चों? सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1850s के बाद आया था। कहाँ पर? जब जर्मनी और यूएसए जैसी कंट्रीज़ ने इन सारी पावर को ओवरटेक कर लिया था और ब्रिटेन पीछे छूट गया था। कौन से फील्ड में ये रिवॉल्यूशन आया था? तो ये आया था बच्चों आप लोगों का केमिकल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर हम बात करें ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में कौन से फील्ड में ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था? तो सबसे पहले बच्चों आपका है कॉटन। कॉटन मतलब क्या? कपास। और दूसरा क्या? आयरन एंड कोल। इसमें जो ये सारी इंडस्ट्रीज में यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बाद में बताऊँ तो ऐसे चेंजेस, जैसे कि इंग्लैंड तो बहुत आगे निकल गया, अब इंग्लैंड में ही क्यों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इसका कारण मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये इंग्लैंड तो आगे बढ़ गया, साथ साथ में यूरोपियन कंट्रीज़ भी, ऐसे चेंजेस यूरोपियन कंट्रीज़ को भी उसमें आई। और दूसरी चीज़ क्या है ना, कि यही सारे कारण है बच्चों कि आज यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि आखिर ये ब्रिटेन में ही क्यों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, इंडिया में क्यों नहीं हुआ, चाइना में क्यों नहीं हो गया? तो बच्चों उसके कुछ कारण हैं और उसके कारण हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे चल के। अभी ये जो वीडियो है आप लोग का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरे के पूरे यूरोप में इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ा। सोसाइटी पर कैसे इम्पैक्ट पड़ा जानते हो ना? जहाँ पर इकॉनमी अगर इधर से उधर हुई, जहाँ पे कोई इकोनॉमिकली ऊपर हुआ ना, तो फिर सोसाइटी सोशल भी चेंजेस आते ही आते हैं, ठीक है। और बाकी सारी, इवन यूरोप में तो चेंजेस हुए ही हुए, साथ साथ में पूरे के पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ पर इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ा है। इवन आप जिस डिवाइस में ये सारी चीज़ें देख रहे हो, वो भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ही एक रिजल्ट है। और यही चीज़ एक 15-16 सेंचुरी के आदमी के लिए इमेजिन, वो इमेजिन कभी ऐसा कर भी नहीं सकते थे, आप सोच सकते हो बच्चों। यहाँ पर ये जो फेज था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, इस टाइम पर क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड था, इसमें न्यू मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजी का ये टाइम था। हम कहते हैं ना कि ये अरे आज तो ये टेक्निक है, टेक्नोलॉजीज़ है, तो ये टेक्नोलॉजीज़ आप सोच सकते हो कि उस समय पर ये सारी की सारी शुरुआत थे, इन्वेंशंस थे। तो हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जी रहे, इतना मान के चलो कि इनकी शुरुआत अभी 100, 200, 300 साल पहले ही हुई है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजीज़ के समय थे, मशीनरी का, न्यू मशीनरी का ये टाइम था। और इस वजह से क्या हुआ बच्चों कि जब टेक्नोलॉजी आ गई, आप सब सोच सकते हो कि जब मशीन आ गया ना, तो इस मशीन की वजह से क्या हुआ कि
गुड्स का जो प्रोडक्शन था वो बहुत हाई हो गया और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। पहले जो छोटा सा प्रोडक्शन होता था ना, अब वो बहुत ज़्यादा होने लगा। ठीक है, अब इस वजह से आप एक चीज़ समझ लो कि चीज़ें जब ज़्यादा हो जाएंगी ना तो दाम उसका घट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस चैप्टर में आप एक तो देखोगे चेंजेस कॉटन इंडस्ट्रीज में, दूसरा आयरन इंडस्ट्रीज में। ये शुरुआत के ये ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हम चीज़ देखेंगे स्टीम के बारे में। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। अब यहाँ पर स्टीम किस तरीके से एक नया सोर्स ऑफ पावर था। जहाँ पहले मैनुअल लेबर लगता था, मैनुअल क्या कि कोई भी शिप को चलानी है तो उसमें मैनुअल लेबर लगता था, लेकिन अब स्टीम की वजह से वो सारी चीज़ें भी दूर हो जाएंगी। स्टीम के आ जाने से ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से ईजी होता है, रेलवे में, शिप्स में, ये सारी चीज़ें हम आगे चलकर देखेंगे। बच्चों, बहुत सारे जो इन्वेंटर्स थे और बिजनेसमैन, अब इन्वेंटर्स और बिजनेसमैन, अब देख लो, अब बिजनेसमैन क्या चाहेंगे ना कि आगे चलकर अरे कुछ ऐसा हो अब कि हमको प्रॉफिट ज़्यादा हो। बिजनेसमैन क्या चाहेंगे कि हमको प्रॉफिट ज़्यादा हो और हमारी लागत कम हो। तो इस वजह से क्या करेंगे कि हम कहते हैं ना कि नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यहाँ पर भी बिजनेसमैन को इस चीज़ की ज़रूरत थी, तो इन्वेंटर्स और बिजनेसमैन ने मिलकर बहुत सारे आविष्कार किए। आप आगे देखोगे और इनका बैकग्राउंड जब आप देखोगे ना तो ये लोग बहुत ज़्यादा वेल्दी और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी बुक लेकर बैठे हैं, उसको लेकर बैठिए, मेरी वीडियो देखने के बाद उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अगर उनके आप बैकग्राउंड को देखोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। अब बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है इस वजह से बहुत से लोगों को बहुत प्रॉस्पेरिटी मिली है, बहुत अमीर हुए हैं। लेकिन अगर हम इसके इनिशियल स्टेज पे चलें तो इनिशियल स्टेज पे सिर्फ शोषण हुआ है। किसका शोषण हुआ है? तो वुमेन का शोषण हुआ है, चिल्ड्रन का शोषण हुआ है। किस तरीके से कि वुमेन को वेजेस न देना, चिल्ड्रन को वेजेस न देना मतलब कम देना, और वहीं पर इक्वल आवर्स में काम कराकर वेजेस को कम देना। तो आप समझ सकते हो, चिल्ड्रन को 12, 13, 14 घंटे तक काम कराना और फिर भी उनकी वेजेस में कटौती करना। तो और बिजनेसमैन ये चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट हाई हो, हमारा लागत कम हो। तो यहाँ पर बच्चों इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे प्रोटेस्ट भी होते हैं। प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट को ऐसे अब प्रोटेस्ट होंगे तो अब गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने किस तरीके से लॉस को इनेक्ट करके कंडीशन को रेगुलेट किया है, वो सारी चीज़ें हुई होंगी। अब इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यूरोप में ना जो मार्केट था वो फ्री मार्केट था। तो इस वजह से क्या हुआ ना, कैपिटलिज्म हो गया। अब कैपिटलिज्म की वजह से क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति, उन लोगों के हाथ में सारा का सारा पैसा आ गया। अब उन लोगों के हाथ में आ गया तो जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। इस वजह से सारी चीज़ें हो गई, गवर्नमेंट का उतना ज़्यादा रोल नहीं रहता था। अब बच्चों हम बात करें इस टर्म की, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो इसको सबसे पहले जिसने यूज़ की यूरोपियन स्कॉलर्स में जॉर्ज माइकलेट कहाँ के थे? फ्रांस के थे, और दूसरे हमारे फ्रेडरिक एंजल्स जर्मनी के। और अगर हम बात करें इंग्लिश में सबसे पहले किसने यूज़ किया? तो एक इकोनॉमिस्ट थे, साथ ही साथ में फिलोसोफर थे, अर्नोल्ड टॉइनबी। 1852 से 1883 तक इनकी ज़िंदगी चली। और इन्होंने इस टर्म का यूज़ क्यों किया? इस टर्म का यूज़ किया कि ब्रिटेन में जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी इस टाइम पर चेंजेस हुए हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टर्म का यूज़ किया है 1760 से 1820 के बीच का। और ये इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में पैदा हुए हैं, 1852 में पैदा हुए हैं अर्नोल्ड टॉइनबी। और अगर हम बात करें ये टाइम जो है ना 1760 से 1820, ये एक और ये जो टाइम पीरियड है ना, ये एक राजा का भी है, जॉर्ज III, ये इस समय इनका शासन चल रहा था और यही टाइम पीरियड इनका भी था। तो यहाँ पर ये जो अर्नोल्ड टॉइनबी हैं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनके यहाँ पर जो लेक्चर्स हैं वो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स यहाँ पर आई थी, और उनके जो लेक्चर्स थे वो 1884 में पब्लिश हुए हैं उनकी डेथ के बाद। और इसमें जो इनकी जो सीरीज़ है उनका नाम क्या है? लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। याद रखना, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। पॉपुलर इसमें एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स, ये सारी चीज़ें हुई थी।
आगे चल के बच्चों बाकी सारे हिस्टोरियंस थे, टी.एस. एस्टॉन, पॉल मेंटॉक्स एंड एरिक हॉब्सबॉर्न। ये ऐसे ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने टॉइनबी से एग्री किया कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा वैसा। और यहाँ पर बहुत रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है बच्चों। कब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है? 1780 से 1820। 1780 से 1820 के बीच में बहुत रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। कौन से इंडस्ट्रीज़ में? तो कॉटन इंडस्ट्रीज़ में, आयरन इंडस्ट्रीज़ में, कोल माइनिंग में। बच्चों कोल माइनिंग में बहुत बड़ा मतलब बहुत पैसे वाली चीज़ होती है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों एस्टॉन जो थे ना, एस्टॉन, टी.एस. एस्टॉन 1818 से 1960 तक, 1968 तक इन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को सेलिब्रेट किया जब इंग्लैंड में बहुत सारे गैजेट्स आए, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस वीडियो का, ये आप लोग को समझ में आया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वाई ब्रिटेन और बाकी सारी चीज़ों को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।